आज ये सेट 5वां है और ये 28 और 29 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर है, जिसमें आपको 15 प्लस प्रश्नों का डिस्कशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? ठीक है ना, तो देखिए चुनावी पहचान के लिए बिहार में 2 चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है 243 विधानसभा सीट पर। तो इसमें जो चुनावी पहचान के लिए चुना गया है उनका नाम क्या है? छोटी चिड़ैया। ये छोटी चिड़ैया है, इसको चुनावी पहचान के लिए चुना गया, इसको लिटिल स्पैरो हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2030-31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? ठीक है, तो देखिए दलहन में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत दलहन में सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, लेकिन 2030-31 तक 350 लाख टन दाल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये फिर भी 20 से 25% दाल आयात करना पड़ता है। कहाँ से? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार से। ठीक है ना, इस दालहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाने का अभियान एक शुरू किया गया है। ठीक है ना, जिसमें लक्ष्य 2030-31 तक 350 लाख टन दाल के उत्पादन में लाख टन तक दाल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन 2027 तक कितना? 30% आयात में कमी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? ठीक है ना, ये जो चिड़ियाघर देख रहे हैं पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, तो ये बनाया जाएगा कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनने जा रहा है, जहां 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इस चिड़ियाघर की स्थापना 1974 ईस्वी में छोटे चिड़ियाघर के रूप में हुआ था, लेकिन 2002 में स्वतंत्र जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। 2006 में यह भारत का पहला तितली पार्क घोषित किया गया था। ठीक है ना, 2006 में। तो स्थापना 74 में। भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है? तो देखिए 4 वर्ष के बाद फिर से अपना दूतावास खोला है, उस देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत तालिबान के आने के बाद दोबारा अपना दूतावास को खोला है। ठीक है, अब इसके जान लीजिए एस जयशंकर ने 10 अक्टूबर 2025 को तकनीकी मिशन के तहत फिर से इसे खोला है, जिसमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी, ठीक है ना, इसके अंतर्गत भारत ने अफगानिस्तान को 6 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 20 एम्बुलेंस उपहार के रूप में प्रदान किया। इसके साथ साथ MRI और CT स्कैन मशीन को भी उपलब्ध कराया है। ठीक है ना, तो कहां पर? अफगानिस्तान में नया दूतावास फिर से खोला है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीमा विवाद किस विवादित ब्रिटिश लाइन रेखा को लेकर है, जहां दोनों के बीच खूनी झड़प हुआ है? ठीक है ना, देखिए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड लाइन रेखा है। ठीक है, कौन सा है? डुरंड लाइन रेखा है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए डुरंड लाइन रेखा का किसके किसके बीच? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। इसको 1893 ईस्वी में सर मोर्टिमर डुरांड और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है ना, ये हाल में इसलिए चर्चा हुई कि अफगानिस्तान के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा कुछ और लाइन है, जैसे रेड क्लिफ लाइन है। ठीक, 1947 में सर रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच
बंटवारा किया था, ठीक है ना। मैकमोहन अगर लाइन की बात करें तो ये 1914 के शिमला समझौता में हेनरी मैकमोहन के द्वारा मैकमोहन लाइन खींचा गया था, जिसकी लंबाई कितना है 890 किलोमीटर है, लेकिन 1962 के युद्ध के बीच ये विवाद का कारण बना हुआ है। और हम चलते हैं जॉनसन लाइन, ये सब भी जानना थोड़ा जरूरी है। 1965 ईस्वी में सर विलियम जॉनसन के द्वारा लद्दाख जो ब्रिटिश भारत है और तिब्बत उस समय का, इसके बीच बंटवारा हुआ था, इसको बोलते हैं जॉनसन लाइन। एक और है मैकडोनाल्ड लाइन, ये 1899 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट क्लाउड मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में अक्साई चीन के कुछ हिस्सों को चीन में छोड़ती है, जिसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड लाइन। और एक है डूरंड लाइन, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। तो इतनी लाइनें को बस याद रखना है, समझना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? देखिए, चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, उसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चौथा पूर्ण साक्षरता राज्य बना है। अब देखिए, इसके 99.3% साक्षरता के साथ चौथा साक्षर राज्य है। इससे पहले मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा को यह दर्जा प्राप्त है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत? उल्लास एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ये अभियान चलाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जिसको हम उल्लास बोलते हैं। इसका एब्रिविएशन भी आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नाम का एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो देखिए, डिजिटल यज्ञ मंडप जो है वो कौन सी सरकार? उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। ये पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसके लिए। देखिए, ये उड़ीसा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नाम का एक डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी है एमआर मठ के परिसर में खोला जाएगा, जो पुराने रघुनंदन पुस्तकालय का जगह लेगा, ठीक है ना। पहले पुस्तकालय का नाम रघुनंदन पुस्तकालय है, उसको ज्ञान यज्ञ मंडप एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? स्पाइस मतलब होता है मसाला रूट, ठीक है ना। तो स्पाइस रूट जो है वो कौन सी सरकार की है? केरल सरकार। किस सरकार के द्वारा? केरल सरकार के द्वारा, ठीक है। अब ये समझिए, ये ऐतिहासिक व्यापारी मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए स्पाइस रूट की पहल शुरू की है। मुख्य उद्देश्य मसाला पर्यटक को प्रोत्साहन करना है, ठीक है ना। ये जो है चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके पैरेलल में स्पाइस रूट को शुरू किया गया, ठीक है। और ये कहाँ होगा? ये भारत के मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा होते हुए उसी के लगभग देखा जा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? रैप कार्यक्रम के बारे में बोल रहा है। तो ये रैप कार्यक्रम जो शुरू किया गया वो किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या है? रैप तेलंगाना सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से रैप रूरल एक्सेस प्रोग्राम के तहत महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने का पहल शुरू किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? ग्रामीण महिलाओं को उद्यम बनाना और वित्तीय सशक्तिकरण के साथ जोड़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन को पता लगाने के लिए उन्हें रियल टाइम में नष्ट करने के लिए कौन सा डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय सेना ने एक डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सक्षम, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? सक्षम। अब यहां पर देखिए, सक्षम में क्या है? देखिए, सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशन अवेयरनेस फॉर
काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट, ये सक्षम का एब्रिविएशन है। सिचुएशन अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये एक 3D बैटल फील्ड विजुअलाइजेशन, रियल टाइम खतरे की पहचान करने वाला एक सक्षम है, ठीक है ना। ये क्या है, ये काउंटर अनमैन्ड, मतलब कोई भी आदमी नहीं ले जाएगा, बिना आदमी का, बिना सेना का, अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। यह मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, ठीक है ना। तो देखिए, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय का नाम है सेडी सी। क्या नाम है? सेडी सी, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये इसकी शुरुआत हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, मुख्यालय बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। 2025 की विजेता कौन है? सेडी सी, ठीक है ना। ये पहला अवसर है जो किसी भारतीय को मिला था, ठीक है ना। और ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। 120 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। अगला क्वेश्चन आपका है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 की उप विजेता कौन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, महिला हॉकी एशिया कप चीन के हांगझो में आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता चीन था और उप विजेता कौन बनी थी? भारतीय महिला टीम बनी थी, ठीक है। कौन है? भारतीय महिला टीम। अब यहाँ पर देखिए, 2025 में चीन विजेता और भारत कौन बने थे? उप विजेता। इसका आयोजन ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया था, ठीक है ना। इसमें भारत को 4-1 से उन्होंने हराया है। भारत को रजत पदक और जापान को कांस्य पदक मिला था, मतलब भारत ने जापान को हराया था। इसके साथ ही जो अगला हॉकी विश्व कप होने वाला 2026 में कहाँ होने वाला है? बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है, जिसमें चीन को डायरेक्ट एंट्री मिला है। इससे पहले चीन 2 बार 1989 और 2009 में एशिया कप जीत चुकी है। 2026 का जो एशिया कप वर्ल्ड विश्व कप होगा, उसमें भारत को क्वालिफिकेशन राउंड से गुजरना होगा। तो उप विजेता वर्तमान में भारत है एशिया हॉकी कप का महिला का, और चीन विजेता बनी है। निम्न से कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, सौर गठबंधन का मेजबानी करने में कौन सा देश है? भारत। भारत में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का सभा मेजबानी करेगा, ठीक है। अब ऐसा समझ लिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में पेरिस में आयोजित जो हुआ था 21वें COP21 का, उसमें भारत और फ्रांस का संयुक्त फ्रेमवर्क के साथ 2015 में इसका आयोजन हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। सदस्यों की संख्या कितनी? 125, ठीक है ना। अगर हम, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गुड़गांव में, ठीक है ना। कहाँ पर है? गुड़गांव में है। अगर हम बात करें भारत की, तो 2031 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा है सौर ऊर्जा के थ्रू, ठीक है ना। कहाँ? गुरुग्राम जनपद में इसका क्या है? सचिवालय है, और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है जो भारत में है। किस देश में 12,000 साल पुराना इंसानी चेहरे वाला खंभा मिला है? ये देखिए, 12,000 साल पुराने खंभा है, तो ये कहाँ मिला है? तुर्की में मिला है। कहाँ मिला है इसको? यह तुर्की में मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तुर्की, दक्षिण पूर्व तुर्की के काराहानतेपे के पूरा स्थल पर, ये कौन सा प्रांत है? सान यूरुफास प्रांत है, जहाँ 12,000 वर्ष पुराना एक टी आकार का स्तंभ मिला है, जिसमें मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है, ठीक है ना। तुर्की में तास तेपेलर एक परियोजना है जिसका हिस्सा है, जिसके अंतर्गत ये खोजा गया है, ठीक है ना। कौन से आकार का? एक टी आकार का स्तंभ है, जिसमें मानव चेहरा उकरित है। हाल ही में चर्चा में रही संस्मरण बुक दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन है? दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका है हरिंदर बावेजा, ठीक है ना। कौन है? हरिंदर बावेजा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अबव एंड बियॉन्ड किताब लिखी है? अबव एंड बियॉन्ड किताब,
तो ये लिखने वाले का जो राइटर है उनका नाम क्या है, शिव कुमार मोहन का। क्या नाम है, शिव कुमार मोहन का ने लिखे अबव एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका था 16 क्वेश्चन। अगर इसे पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।